अगर अचानक कोई वायलेंट अटैक हो जाए, कोई हिंसक हमला हो जाए, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वहां से भाग जाना जरूरी है? या फिर पलटकर जवाब देना, अपने बचाव में फोर्स यूज करना लीगली राइट है? ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है। बिल्कुल। सोचा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के जहन में आता है जिसे कभी किसी सड़क पर या अपने ही घर में किसी खतरे का सामना करना पड़ा हो। सही बात है। जब बात अपनी जान या अपनी प्रॉपर्टी बचाने की आती है, तो कानून आखिर एक आम नागरिक से क्या एक्सपेक्ट करता है? और आज के इस डीप डाइव का मिशन एग्जैक्टली यही समझना है। आज हम डाइव करेंगे उन लीगल कॉन्सेप्ट्स में जो डिफाइन करते हैं कि जब बात सर्वाइवल की हो तो कानून मतलब एक आम इंसान को कितनी आज़ादी देता है। हाँ, और हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और इंडियन पीनल कोड के उन प्रोविजंस को जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी निजी बचाव के अधिकार को एस्टैब्लिश करते हैं। पर एक बात क्लियर कर दूं, हम किसी टेक्स्ट बुक की तरह इन सेक्शंस को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि हम इसके पीछे की फिलॉसफी को समझें। डेफिनेटली हम उन एक्चुअल रियल वर्ल्ड केस लॉस को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस अधिकार की बाउंड्री सेट की हैं। राइट, और ये समझेंगे कि कब खुद को बचाना एक हक होता है और कब वही बचाव कानून की नजरों में एक क्राइम बन जाता है। तो चलिए लेट्स अनपैक दिस। इस अधिकार की डेप्थ में जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर स्टेट यानी सरकार और कानून एक आम इंसान को अपने हाथ में ताकत लेने की परमिशन देता ही क्यों है? क्योंकि नॉर्मली फोर्स यूज करने का या वायलेंस का जो मोनोपोली होता है वो सिर्फ स्टेट के पास होता है, राइट? जैसे पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस। एग्जैक्टली। तो फिर एक सिविल सोसाइटी में सेल्फ हेल्प या खुद की मदद करने को क्रिमिनल लॉ का पहला नियम क्यों माना गया है? आई थिंक इसका आंसर ह्यूमन नेचर और प्रैक्टिकल रियलिटी में छुपा है। रियलिटी ये है कि कोई भी स्टेट चाहे उसकी पुलिस फोर्स कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हर वक्त हर जगह एक पुलिस ऑफिसर खड़ा नहीं कर सकती। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जब रात के अंधेरे में कोई घर का दरवाजा तोड़ रहा हो या अचानक कोई रास्ते में अटैक कर दे, तो उस स्प्लिट सेकंड मोमेंट में पुलिस को कॉल करना और उनका वेट करना पॉसिबल नहीं होता। वही ना। ऐसे में सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को जिंदा रखने का जो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है। मैंने कहीं पढ़ा था, फेमस फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने इस बारे में एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कही थी। हाँ, उनका मानना था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, एक परम आवश्यकता है। राइट, क्योंकि अगर लॉ ये अधिकार ना दे तो सोसाइटी में केओस फैल जाएगा। क्रिमिनल्स को पता होगा कि उनके विक्टिम्स तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक पुलिस ना आ जाए। बिल्कुल। एक एनालॉजी से समझते हैं, अगर किसी घर में आग लग जाए तो क्या कोई सिर्फ फायर ब्रिगेड का वेट करेगा? अरे नहीं, वहां मौजूद इंसान खुद ही पानी डालना शुरू कर देगा ना। फायर ब्रिगेड आने तक तो सब जल जाएगा। एग्जैक्टली। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। जब तक लीगल हेल्प ना पहुंचे तब तक अपनी रक्षा खुद करना। पर यहाँ पर कानून एक बहुत ही क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। ओह, किस तरह की लाइन? ये अधिकार एक डिफेंसिव राइट है, यानी रक्षात्मक अधिकार है। ये कोई पनिटिव या दंड देने वाला अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ खतरे से बचाने के लिए किया जा सकता है, किसी को सजा देने के लिए नहीं, क्योंकि सजा देने का काम तो अदालत का है। सही पकड़ा आपने। रिवेंज लेने का काम कानून का नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप केस में बहुत क्लियर टर्म्स में समझाया था। हाँ, मैंने इस केस के बारे में देख रही थी। इसकी बैकग्राउंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात ये थी कि कोई भी इंसान खुद जानबूझकर कोई लड़ाई पैदा नहीं कर सकता, और फिर जब सामने वाला रिएक्ट करे तो सेल्फ डिफेंस का क्लेम नहीं कर सकता। वही तो, कानून बहुत क्लियर है कि अग्रेसर यानी हमला शुरू करने वाले को कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। आप इस राइट को अपनी आक्रामकता छुपाने के लिए एक ढाल की तरह यूज नहीं कर सकते। ये उनके लिए है जो एक्चुअली विक्टिम है। बिल्कुल। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल उठता है, और सच कहूं तो हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बोलिए। अगर इस राइट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ खुद को बचाना है, तो क्या खतरे को देखकर वहां से भाग जाना कानून जरूरी मानता है? मतलब अगर अटैक हो रहा है और पीछे हटने का रास्ता खुला है, तो क्या लॉ कहता है कि पहले भागो? यही पॉइंट है। यहां से सामने आता है नो ड्यूटी टू रिट्रीट का प्रिंसिपल। कुछ फॉरेन लॉज में, स्पेशली पुराने इंग्लिश कॉमन लॉज में, एक कॉन्सेप्ट था रिट्रीट टू द वॉल। रिट्रीट टू द वॉल मतलब जब तक पीठ दीवार से न लग जाए तब तक भागते रहो। हाँ, एग्जैक्टली। जब तक भागने का कोई रास्ता ना बचे, सिर्फ तभी आप फोर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडियन लॉ का अप्रोच बिल्कुल अलग और बहुत प्रैक्टिकल है।
अच्छा, तो इंडियन लॉ में भागना जरूरी नहीं है। नहीं, इंडियन कोर्ट्स ने बार बार ये एस्टैब्लिश किया है कि कानून किसी भी नागरिक से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो खतरे के वक्त एक कायर की तरह बिहेव करे और पीठ दिखाकर भाग जाए। वाह, ये तो बहुत एम्पावरिंग है। इसको समझने के लिए मैंने 2010 का एक लैंडमार्क केस नोट किया था, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओ हाँ, ये केस सच में ह्यूमन साइकोलॉजी को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। हुआ ये था कि जमीन के एक पुराने डिस्प्यूट को लेकर दर्शन सिंह के पिता पर दो लोगों ने गंडासा, जो एक धारदार हथियार होता है, उससे जानलेवा हमला कर दिया। राइट, और सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पिता की जान जा सकती थी, तो दर्शन सिंह ने वहां से भागने या मदद लाने के बजाय अपनी लाइसेंस्ड बंदूक निकाली और गोलियां चला दी। और उसमें हमलावर की मौत हो गई। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने उस सिचुएशन की पैनिक को प्रॉपर्ली एनालाइज किया। हाँ, कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा कि जब किसी पर कोई अनलॉफुल और डेडली अटैक होता है तो विक्टिम के पास ड्यूटी टू रिट्रीट नहीं होती है, वो वहां डटकर खड़ा रह सकता है। और सबसे जरूरी ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि जब किसी पर जानलेवा हमला हो रहा हो तो उस एक्सट्रीम डर के माहौल में उसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने बचाव के ऑप्शंस को गोल्डन स्केल्स में तौलकर देखे, सोने के तराजू में तौलकर देखे। वही ना, क्योंकि जब किसी की जान पर बनाई हो तब इतना सोचने का टाइम कहाँ होता है कि मैं कितनी जोर से धक्का दूं। एग्जैक्टली एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डिसीजन लेना होता है और लॉ उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की रियलिटी को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोल्डन स्केल्स ना होने का बहाना बनाकर कोई ऐसी ताकत का इस्तेमाल करे जिसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना? सही कहा। अगर लॉ ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया है तो उसके साथ कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। बिना इनके तो सेल्फ डिफेंस और विजिलेंटी जस्टिस में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो इन बाउंड्रीज की बात करते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री प्रोपोर्शनैलिटी है, राइट? यानी समानुपातिक बल। हाँ, कानून कहता है कि बचाव के लिए सिर्फ उतना ही फोर्स यूज किया जा सकता है जितना उस स्पेसिफिक खतरे को टालने के लिए जरूरी हो। मतलब अगर कोई सिर्फ थप्पड़ मारने आगे बढ़ रहा है तो उस पर बंदूक चलाना प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, वो तो मर्डर हो गया। बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को ओंकार नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस के थ्रू देखते हैं। इस केस में दो ग्रुप्स के बीच एक मेजर हाथापाई शुरू हुई। और फिर क्या हुआ? फाइट के बीच एक पॉइंट ऐसा आया जहां एक ग्रुप ने हार मान ली और वहां से भागने लगे। अब टेक्निकली खतरा वहां खत्म हो चुका था। तो दूसरे ग्रुप ने क्या किया? भागने दिया उन्हें? नहीं, वही तो गड़बड़ हुई। जो ग्रुप खुद को डिफेंड कर रहा था, उन्होंने उन भागते हुए हमलावरों का पीछा किया और उन पर आगे बढ़कर जानलेवा हमला कर दिया। ओह, तो कोर्ट ने डेफिनेटली उनका सेल्फ डिफेंस का क्लेम रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि खतरे से बचने के बाद अगर कोई पीछा करके वायलेंस करता है तो वो बचाव थोड़ी है, वो तो बदला है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा ये बदला है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक छतरे या अम्ब्रेला की तरह देखा जा सकता है। छतरा सिर्फ तभी तक खोला जा सकता है जब तक बारिश हो रही हो, यानी जब तक खतरा सर पर मंडरा रहा हो। एक बार बारिश रुक जाए, हमलावर भाग जाए, तो उस छते को खुला रखने का कोई लॉजिक नहीं बचता। सही बात। ऐसा ही जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में भी था। जब हमलावर खेत से दूर भाग रहे थे तब उन पर दूर से गोलियां चलाना सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया, क्योंकि वायलेंस का थ्रेट खत्म हो चुका था। मेक सेंस। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि कानून दो और कंडीशंस लगाता है जहां ये राइट लिमिट हो जाता है। पहली कंडीशन है रिकोर्स टू अथॉरिटी। हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी के पास इतना टाइम और अपॉर्चुनिटी है कि वो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को बुला सके तो वायलेंस यूज करने का राइट खत्म हो जाता है। मतलब अगर कोई फोन करके धमकी देता है कि मैं कल आकर तुम्हें मारूंगा, तो वहां सेल्फ डिफेंस में जाकर उसको पहले ही मार देना कानून अलाउ नहीं करता। पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरी कंडीशन पब्लिक सर्वेंट से जुड़ी है। अगर कोई पुलिस वाला या ऑफिसर ने नियति से यानी गुड फेथ में अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इजीली अवेलेबल नहीं होता, जब तक कि सीधे तौर पर जान का या किसी बहुत गंभीर चोट का खतरा ना हो। चाहे उस ऑफिसर का ऑर्डर टेक्निकली थोड़ा फ्लॉड ही क्यों ना हो, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा और कोर्ट में फाइट करना होगा, स्ट्रीट्स पर नहीं। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ एक बहुत क्रिटिकल सवाल पैदा होता है। अगर फोर्स यूज करने की इतनी स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं तो कानून में ऐसी कौन सी एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जहां अपने बचाव में किसी हमलावर की जान लेने तक को जस्टिफाई किया जा सके? क्योंकि नॉर्मली किसी की जान लेना तो मर्डर है, चाहे आईपीसी हो या नया बीएनएस। पर लॉ 7 ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस डिस्क्राइब करता है जहां अगर बचाव करते वक्त हमलावर की मौत हो जाए
तो उसे मर्डर नहीं, जस्टिफाइबल होमिसाइड माना जाता है। हाँ, और इन 7 कंडीशंस को डीपली समझना जरूरी है। ये सारी कंडीशंस बॉडी के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका इम्पैक्ट विक्टिम पर लाइफ ऑल्टरिंग या फेटल होता है। पहली कंडीशन तो सिंपल है, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी मौत का डर। अगर लग रहा है कि सामने वाला जान से मार ही देगा, तो अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान ली जा सकती है। दूसरी कंडीशन है ग्रीवियस हर्ट, यानी गंभीर चोट। इसका मतलब छोटी-मोटी खरोच नहीं, बल्कि ऐसा हमला जिसमें लग रहा हो कि कोई हड्डी टूट जाएगी या बॉडी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। राइट। तीसरी और चौथी स्थिति सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़ी हैं। रेप और अननेचुरल लस्ट के इरादे से किया गया हमला। कानून समझता है कि ऐसे हमले किसी इंसान की फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिग्निटी को तबाह कर देते हैं। इसलिए इन अटैक्स को रोकने के लिए मैक्सिमम फोर्स अलाउड है। 5वीं सिचुएशन है किडनैपिंग या अबडक्टिंग, यानी अपहरण। इसके पीछे का लॉजिक मुझे बड़ा प्रोफाउंड लगता है। जब किसी का अपहरण होता है तो उस इंसान को सोसाइटी और लॉ की प्रोटेक्शन से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है। सही बात है। किडनैप होने के बाद उस इंसान के साथ क्या होगा, वहां पुलिस कैसे पहुंचेगी, ये सब अननोन हो जाता है। इस एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी में लॉ वहां डेथ कॉज करने का राइट देता है। छठी सिचुएशन इसी से मिलती जुलती है, किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखना, यानी बंधक बनाना, जहां से पुलिस तक पहुंचना मुमकिन हो। और 7वीं सिचुएशन जो कानून में बाद में ऐड की गई थी, वो है एसिड अटैक। हाँ, एसिड अटैक या उसका अटेम्प्ट। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा देती है। अगर किसी पर एसिड फेंकने का क्लियर डर या अटेम्प्ट हो रहा है तो लीथल फोर्स यूज करना अलाउड है। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? ये अधिकार एक्चुअली ट्रिगर कब होता है? इसके लिए कानून कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस की बात करता है। ये पॉइंट बहुत ही नाजुक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी माइक्रोसेकंड शुरू हो जाता है जब दिमाग में खतरे का रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा होता है। यानी एक युक्ति संगत डर। जरूरी नहीं कि हमलावर अपना पहला वार कर चुका हो। अगर कोई ओपनली बंदूक तान कर खड़ा है तो गोली चलने का वेट थोड़ी करेंगे। बिल्कुल नहीं। थ्रेट क्रिएट होते ही राइट ट्रिगर हो जाता है, और जैसे ही थ्रेट दूर हो जाता है राइट वहीं खत्म हो जाता है। अब तक हमने सिर्फ बॉडी की रक्षा की बात की, पर कानून प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी राइट्स देता है। ये पॉइंट मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। क्या एक निर्जीव प्रॉपर्टी, एक टीवी या गाड़ी की कीमत किसी इंसान की जान से बढ़कर हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो प्रॉपर्टी से बढ़कर एक इंसान के सेंस ऑफ सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। जैसे रॉबरी या रात के वक्त घर में सेंधमारी और आगजनी। इन केसेस में प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी हमलावर के जान लेने तक की नौबत आ सकती है। इसको डीपली एनालाइज करें तो समझ आता है। जब कोई रात के अंधेरे में किसी के घर में घुसता है तो घर वालों के मन में सिर्फ टीवी चोरी होने का डर नहीं होता। वही तो, रात के अंधेरे में एक अनजान इंट्रूडर का आना उनकी लाइफ और सेफ्टी के लिए एक चिलिंग एप्रीहेंशन पैदा करता है। इसी तरह अगर कोई किसी ऐसी बिल्डिंग में आग लगा रहा है जहां लोग सो रहे हैं तो टेक्निकली वो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो वहां मौजूद लोगों की जान के साथ खेल रहा है ना? ऐसे प्रॉपर्टी क्राइम्स में जान का खतरा इनहेरेंट होता है, इसलिए वहां एक्सट्रीम फोर्स जस्टिफाइड है। अब यहाँ पर लॉ एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेरिटरी में एंटर करता है। कौन सी टेरिटरी? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। अगर सामने वाला हमलावर कोई शातिर क्रिमिनल ना होकर एक मेंटली इनसेन इंसान है या नशे में है जिसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। हाँ, क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल मेंस रेया यानी क्रिमिनल इंटेंट। अगर किसी में मेंस रेया नहीं है तो उस इंसान द्वारा किया गया एक्ट टेक्निकली क्राइम नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इनसेन इंसान किसी पर चाकू लेकर दौड़े तो विक्टिम को सिर्फ इसीलिए मार खानी पड़ेगी क्योंकि अटैक करने वाले का इंटेंशन ठीक नहीं था। कानून इस पैराडॉक्स को बहुत खूबसूरती से रिजॉल्व करता है। बीएनएस और आईपीसी क्लियरली स्टेट करते हैं कि अटैक करने वाले का मेंटल स्टेट चाहे जो भी हो, जो इंसान हमले का शिकार हो रहा है उसका अधिकार पूरी तरह बरकरार रहता है। यानी आपकी जान की कीमत हमलावर के दिमाग चलने के तरीके पर डिपेंड नहीं करती। एग्जैक्टली। एक गोली जो किसी मेंटल असाइलम से भागे हुए मरीज ने चलाई हो वो भी उतनी ही जानलेवा होती है जितनी एक प्रोफेशनल शूटर की। खतरा एक्ट में होता है, इंटेंशन में नहीं, जब बात सर्वाइवल की हो। बहुत सही पॉइंट है। एक आखिरी और शायद सबसे एक्सट्रीम एक्सेप्शन जो इस अधिकार में आती है, मैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। रिस्क टू इनोसेंट पर्सन। निर्दोष लोगों को जोखिम।
ये सच में क्लासिक ट्रॉली प्रॉब्लम जैसा सिनारियो है। हाँ, सोचकर देखिए कि एक इंसान पर एक हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया है जो उसकी जान लेने पर उतारू है। उस भीड़ से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, फायरिंग करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस भीड़ के आसपास कुछ निर्दोष लोग या छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अगर वो गोली चलाता है तो हो सकता है किसी मासूम को गोली लग जाए। तो ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में एक इंसान क्या करे? मरने का वेट करे या मासूम की जान रिस्क पर डालें? कानून इस एक्सट्रीम सिनेरियो में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को प्रायोरिटी देता है। कानून कहता है कि अगर मौत का डर इतना रियल है और कोई और रास्ता नहीं है तो नागरिक वो एक्सट्रीम रिस्क ले सकता है। मतलब अगर ऐसी डेस्परेट फायरिंग में गलती से किसी मासूम को चोट लग जाए तो कानून उस इंसान को मर्डर का दोषी नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। ये सच में सर्वाइवल के अधिकार का सबसे एक्सट्रीम और पावरफुल फॉर्म है। वाह, ये वाकई बहुत गहरी बात है। तो इन सब लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, केस लॉज और प्रिंसिपल्स को देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन सीधा सा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कानून द्वारा दी गई कोई फ्री पास या वायलेंस का लाइसेंस नहीं है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ का एक एक्सटेंशन है जो तब एक्टिवेट होता है जब स्टेट की प्रोटेक्शन इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। ये कानून एक इंसान को उसके बेसिक डिग्निटी और सर्वाइवल के अधिकार की गारंटी देता है। ये हमें सिखाता है कि अनजस्ट वायलेंस के सामने झुकने की या भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी सांस में प्रोपोर्शनैलिटी और कंडीशंस लगाकर ये बदले की आग को सख्ती से कुचलता भी है। ये इंश्योर करता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर कोई खुलेआम हिसाब बराबर करने वाला विजिलेंटी न बन जाए। सीमा बस वहीं तक है जहां तक खतरा है। आज की इस डीप डाइव ने सच में कानून की उन बारीकियों को इफेक्टिवली समझाया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। एब्सोल्युटली। पर इस पूरी चर्चा को रैप अप करने से पहले एक थॉट है जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के हाइपर कनेक्टेड दौर में सिचुएशंस थोड़ी बदल गई हैं। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर पब्लिक स्पेसेस में, सड़क पर मॉब वायलेंस भड़क जाती है। बहुत बार ऑनलाइन दुनिया का उकसावा रियल वर्ल्ड में एक्चुअल फिजिकल टकराव बन जाता है। सही बात है, प्रोवोकेशन आजकल बहुत कॉमन हो गया। तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस और अग्रेशन के बीच की जो ये लीगल लाइन है वो कितनी धुंधली हो चुकी है। अगर किसी इंसान को ऑनलाइन या वर्बली इतना उकसाया जाए कि वो आक्रामक हो जाए और फिर उकसाने वाला फिजिकल फोर्स यूज करके सेल्फ डिफेंस क्लेम करे, तो क्या लॉ का ये प्रोटेक्टिव टूल एक वेपन नहीं बन रहा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोचने वाली बात है। जिस समाज में प्रोवोकेशन आम बात हो गई हो, वहाँ कौन एक्चुअली अपना बचाव कर रहा है और कौन खुद खतरा पैदा कर रहा है, इसका पता लगाना आने वाले वक्त में कोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। ये कानून और सोसाइटी दोनों के लिए एक टेस्ट है जिस पर आगे चलकर हमें और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी।